हेलो, गुड मॉर्निंग। और अगर कोई वीडियो को रात में देख रहा हो तो उसके लिए गुड नाइट, कोई दोपहर में देख रहा हो तो उसके लिए गुड आफ्टरनून, कोई शाम को देख रहा है तो गुड इवनिंग। दोस्तों, एक फॉर्म बिल पे या जो कृषि कानून है, इनकी रियलिटी क्या है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि कई सारे मेरे स्टूडेंट्स ने भी कहा कि सर मुझे इसका कुछ कुछ बहुत संक्षेप में बता दीजिए, बहुत शॉर्ट में बता दीजिए। तो मान लो किसी को लग रहा है कि जैसे किसानों को परेशान किया जा रहा है, कितनी खराब बात है, या फिर किसी को लग रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कि वो किसान हैं भी कि नहीं। कोई इस बात से परेशान है कि अगर ये एक्ट पूरे देश के लिए है तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा या फिर वेस्टर्न यूपी के किसान ही क्यों विरोध कर रहे हैं। कोई यह कह रहा है कि ये बिल जिस तरीके से पास किए गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैसे इनको चैलेंज करेंगे तो वैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे या खारिज हो जाएंगे, है ना। तो कोई ये कह रहा है कि 1991 में जो इंडस्ट्रीज़ के साथ हुआ था वो एग्रीकल्चर के साथ 2020 में वही हो रहा है। मतलब इसका क्या हो रहा है, उदारीकरण हो रहा है, इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट भी मान रहे हैं कि जैसे शिवसेना वो देखें कि लोकसभा में इसके फेवर में वोट करती है और राज्यसभा में वॉकआउट करके बाहर निकल जाती है। कांग्रेस जिस तरह से उसका विरोध कर रही है, एनसीपी राज्यसभा में वोटिंग के टाइम पर बाहर चली जाती है, मायावती शांत हैं, अखिलेश यादव जी विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बड़े सिनेरियो में इनको समझने की ज़रूरत है। अब जैसे कि पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में वैसे भी समझ में नहीं आता कि कौन किसके साथ है और कौन किसके विरोध में। तो ये बहुत ही देखा जाए तो एक बहुत ही एक बड़ा वो है, अबूझ टाइप का है कि आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स में कौन किसके साथ में। जब कांग्रेस पहले कांग्रेस इस प्रकार के कानून को लेकर कांग्रेस भी आई थी, तब बीजेपी ने विरोध किया था। और अब खुद जब बीजेपी इसको लेके आ रही है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तब उन्होंने भी इन कानूनों का विरोध किया था। तो राजनीति में कभी भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही बात है कि कांग्रेस भी अब इन कानूनों का विरोध कर रही थी। विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर रहा है। तो इसमें बहुत झोल है, आप ये कह सकते हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया बड़ा झोल यही है कि यहाँ यह पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। अगर हम लोग एक समझदारी से समझें इस मुद्दे को तो हम लोग ना सिर्फ सरकार की तरह हैं, या ये कह सकते हो ना हम लोग सरकार की तरफ हैं ना विपक्ष की तरफ हैं। तो हमें बहुत समझदारी से समझना है। जिस मुद्दे ने पूरे देश को रोक के रखा हुआ है, उस मुद्दे को समझना हमारा एक कह सकते हैं ड्यूटी है या कर्तव्य है। जब लोग सिविल सेवा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं या हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो इसको समझना ही है। किसान भाई बहनों को भी मुद्दों को बहुत ध्यान से समझना होगा और इसके सभी पक्षों को समझना होगा। कई बार आंदोलन में उतना ही बताया जाता है जितना बताने वाले के हित में होता है। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा बताने तो हो सकता है बताने वाले के हित में ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। बात करते हैं 2016 में मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक वो किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। ये कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन जब पीएम ने कहा होगा तो ज़रूर उनके दिमाग में इसके लिए कोई ना कोई एक रोड मैप होगा या एक माइंड मैप होगा। जैसे किसानों को और उनके उत्पादों को ओपन मार्केट से जोड़ दिया जाए, किसानों को ट्रेडिशनल खेती की दुनिया से बाहर निकालना और उनको कुछ नए अवसर देना, या फिर ये ज़रूरी है कि जिस तरह से इस एक्ट को पारित किया गया उस पर बहुत सारे सवाल भी उठे या बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं दुष्यंत दुबे, उन्होंने खुलकर कहा है कि एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डीएमके, आरजेडी और भी कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस किया कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आर दिस एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? आइए हम इस पर बात करेंगे। जब हम इन एक्टों पर बात करेंगे तो हमें बेटा 4 मुद्दों को देखना होगा। वो 4 मुद्दे क्या होंगे? हम संवैधानिकता की बात करेंगे और ये तीनों बिल क्या हैं। पहला बिल एपीएमसी से रिलेटेड है, जो कृषि मंडियों से संबंधित है। दूसरा एक्ट जो है वो एमएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तीनों बिलों को समझना है। हम लोग सच
और झूठ सबको समझेंगे कि हमें क्या सच बताया जा रहा है और क्या झूठ। इसका मतलब है कि कोई भी कानून जब संवैधानिकता की बात करेंगे तो वहाँ पर मतलब निकलता है कि कोई भी कानून संविधान के अनुसार होना चाहिए, और अगर वो कानून संविधान के खिलाफ है तो वह एक्ट उतनी ही मात्रा में खारिज हो जाता है या समाप्त हो जाता है जितना कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसका फैसला दो बेसिस पर होता है। पहला है उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका कंटेंट क्या है, और जो दूसरा है उसको पास करने की प्रोसेस क्या है, जो प्रोसीजर है जो लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। तो एक वर्ड है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, वो क्या है। तो अगर हम लोग उसको कंटेंट के बेस पर जानने की कोशिश करें, विषय वस्तु के आधार पर जानने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि जब भी कोई एक्ट फंडामेंटल राइट के खिलाफ होता है तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जब भी कोई एक्ट फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा तो वो एक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो असंवैधानिक हो जाएगा और वो तुरंत उसी प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से निष्कासित हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर इस एक्ट में कोई भी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन की बात तो कर नहीं रहा है। अब बात करते हैं मूल ढांचा क्या है। तो संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस था 1973 में। केशवानंद एक धर्मगुरु थे और ये एक मठ की ज़मीन का केस था, और ये बहुत बड़ी बेंच इसमें बैठी थी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच इसी केस में बैठी हुई 13 जजों की थी, और जो फैसला आया था वो 7-6 से आया था। ठीक है। कोर्ट ने कहा कि संसद ऐसा नहीं करती है कि संविधान का मूल ढांचा प्रभाव है, तो कोर्ट ऐसा मान के चलता है, ये मान के चल रहा है। ठीक है। तो कोई भी इसकी बात नहीं कर रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, संघवाद की बात कर रहे हैं। अगर संघवाद की बात करें तो बेटा इसमें भी बहुत ज़्यादा दम कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है ना। कह रहे हैं इससे फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है। अगर हम संघवाद की बात को समझने की कोशिश करें तो 2-3 चीज़ें या 2-3 पॉइंट हमारे सामने आते हैं। पहला ये है, स्टेट लेजिस्लेचर की शक्ति को रोका जा रहा है। संघवाद का मतलब क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य की जो विधायिका है उसके पावर को कम कर रहे हैं या उसके पावर को रोक रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा करने से कोर्ट सेंटर को रोक सकता है। ठीक है। अब इसको फॉर्म बिल के संदर्भ में समझते हैं कि लोग इसी बात पर कह रहे हैं कि इस कानून को चैलेंज करेंगे, इसको फॉर्म बिल को। ठीक है भैया, चैलेंज करना करो, लेकिन उसको समझते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आर्टिकल पढ़ते हैं 246, आर्टिकल 246। उसमें 3 चीज़ें हैं। एक होता है सेंटर लिस्ट, केंद्र की सूची, एक होता है स्टेट लिस्ट, राज्य की सूची, तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट पे केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर सेंट्रल भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। इसके डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, हम लोग पहले भी ये बात कर चुके हैं। एक आर्टिकल और है 254। जब सेंटर और स्टेट के कानूनों में टकराव होता है तो किसकी विधि को माना जाएगा। मान लो संसद ने एक कानून बनाया और एक स्टेट ने बनाया होगा और उन कानूनों में क्लैश हो रहा है, तो वहाँ पर किसकी विधि, जहाँ क्लैश हो रहा है वहाँ पर सेंटर की विधि मानी जाएगी या सेंटर का कानून माना जाएगा। और इसी जो आर्टिकल 254 है, यहीं से बेटा संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में एक है एंट्री नंबर 14, वहाँ पर उसमें एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को दिया गया। एंट्री नंबर 14 है, उसमें कृषि और इससे संबंधित विषय आते हैं। एक है एंट्री नंबर 26, वहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स, राज्य के भीतर जो ट्रेड और कॉमर्स होगा उससे संबंधित विषय आते हैं। और एंट्री नंबर 27 है, यहाँ पर प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी राज्य के अंदर, तो प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं वो उस राज्य के अंदर वाले विषय आते हैं। इसका मतलब ये होगा किसी पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य के पास है। तो ये बहुत एक कमज़ोर डिफेंस है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। कमज़ोर डिफेंस इसलिए कि 1954 में नेहरू जी ने देखा कि भूमि सुधार के लिए कई सारे राज्य थे ना, वो कोशिश नहीं कर रहे हैं।
और लैंड रिफॉर्म उन्हें करना था। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट भी इसी के संदर्भ में हुआ था, तो थर्ड को क्यों करना पड़ा? तो नेहरू जी ने थर्ड एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 कहती है कि कृषि उत्पादों को का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बाजार में बेचने का अधिकार केंद्र के पास भी है। मतलब राज्य के पास तो है ही, केंद्र के पास भी है। अब अगर आप स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 26 और 27 को ध्यान से देखें, जहाँ पर हमने किया था ट्रेड और कॉमर्स, और 27 में बताया था प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को। तो 26 और 27 को देखें तो उसमें लिखा है कि कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 के अधीन रहते हुए। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 33 की बात की जाएगी, उसके अधीन रहते हुए 26, 27। अगर 33 में कोई कानून है तो वो माना जाएगा। ठीक है। अब यहां पर लिखा है सब्जेक्ट टू डेट प्रोविजन, मतलब 33 में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू डेट प्रोविजन, मतलब 33 में लिखा हुआ है वो प्राथमिक है, मतलब उसको प्राथमिकता देना है। ठीक है, मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, अगर ऐसा लिखा हो, दो चीजें लिखी होती हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब है कि इसको प्राथमिकता देनी है। तो 33 में लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब इसको प्राथमिकता देना, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब बेकार है, बाकी सब पानी है। और 26, 27 में लिखा है सब्जेक्ट टू डेट प्रोविजंस सेंट्रल लिस्ट नंबर 33, इसका मतलब क्या है कि वो प्राथमिक है, पहले उसको प्राथमिकता देना है। तो एंट्री नंबर 26, 27 जो स्टेट लिस्ट है उसमें लिखा है कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 प्राथमिक है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो फार्म बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है वो कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 को ध्यान में रखते हुए पास किया है। तो यहाँ पर जहाँ तक देखें, यहाँ तक मेरी समझ है या लोगों के जो संविधान को समझने की कह सकते हो आप, जो मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंगली मैं चुनौती दे सकता हूँ या इस बेस पर ये कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोचेगा भी नहीं, विचार भी नहीं करेगा कि ये बिल कानून की विषय वस्तु की दृष्टि से या कंटेंट के दृष्टि से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सोचेगा भी नहीं। तो जब भी कोई कोर्ट में जाता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई कोर्ट में जाता है इस प्रकार के केसेस में, संविधान के उल्लंघन के केसेस में, तो कोर्ट एक प्रिजम्पशन मानकर चलता है कि जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो वो उसको साबित कर दे, अगर कोई इसको साबित कर देता है तो कोर्ट कहता है तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लेंगे। और अगर यहाँ कोई साबित नहीं कर पाता है तो कोर्ट ये मानेगा कि संसद को ये समझ है कि ये कानून क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, 20 सितंबर 2020 को ये बिल पास हुआ था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो एक्ट बने हैं ना वो प्रोसीजर की वजह से गलत है, जो पास करने का जो प्रोसीजर था राज्यसभा और लोकसभा में जो वोटिंग हुई थी वो भी गलत है। अब देखा जाए तो सरकार ने यहाँ पर भी काफ़ी झोल झाल तो किया ही है, पॉलिटिक्स तो हर जगह हो ही रही है। गवर्नमेंट ये जानती है कि कृषि क्षेत्र में जब तक बड़े सुधार नहीं होंगे तब तक 2022 में जो उन्होंने टारगेट लिया है कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, ये बात बन ही नहीं सकती। और बेटा जब भी कोई बड़े रिफॉर्म होते हैं, बड़े सुधार होते हैं, तो थोड़े बहुत तो भूकंप आते ही हैं, है ना, आप कह सकते हैं भूचाल आते ही हैं। और वो हमेशा हर जगह पर, ऐसा नहीं भारत में ही है, ये भारत के बाहर भी होता है। अब अगर प्रोसीजर की दृष्टि से देखें तो सितंबर 20 सितंबर 2020 बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस सरकार को भी पता है कि जब भी इस तरह के रिफॉर्म आएंगे तो कुछ ना कुछ हंगामा तो होना ही है। ठीक है, अभी तो सरकार बहुत सारे हंगामों के बारे में भी सोच रही है, जैसे पॉपुलेशन एक्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट है, वो भी आएंगे तो बहुत सारे हंगामे होंगे। छोड़िए, खैर हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर की दृष्टि से। प्रोसीजर की दृष्टि में हमें कुछ चीज़ें देखनी है। तो मेजोरिटी की बात करते हैं, इस सदन में किसकी मेजोरिटी है, वॉइस वोट की बात करते हैं, सेलेक्ट कमेटी की बात करेंगे, और एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 122 122 की बात करेंगे।
अब मेजोरिटी की बात छोड़ो, कोविड-19 ने के आने से सरकार को थोड़ा फ़ायदा भी हुआ, एक मौका मिल गया इन बिलों को लाने का, और एक ऑर्डिनेंस लेके आए 123 में जो बात की गई है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल नंबर 123 में एक ऑर्डिनेंस की बात की, जब बहुत ज़रूरी हो तो सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस ऑर्डिनेंस का बहुत दुरुपयोग किया गया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सरकारें इस आर्टिकल का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करती हैं। ठीक है, 5 जून 2019 को ये तीनों कानून ऑर्डिनेंस बनाकर लागू कर दिए। ऑर्डिनेंस का रूल तो आपको पता ही है कि जब भी संसद का सत्र होगा तो 6 वीक के अंदर उसको पास कराना जरूरी है। पास नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा या खारिज हो जाएगा। अब आपको पता है मानसून सत्र आया था 14 सितंबर को शुरू हुआ था, 1 अक्टूबर तक चल रहा था। अब चूंकि संसद आ गई और अगर यहाँ पर ऑर्डिनेंस पास नहीं होता, ऑर्डिनेंस को पास नहीं करा पाते तो वो ख़त्म हो जाता। ऑर्डिनेंस का पास होना संसद में बहुत ज़रूरी था। तो हालांकि सरकार बाद में फिर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, लेकिन इसको देखा जाए तो अच्छा नहीं मान सकते हैं। लेकिन बाद में कई बार इन केसेस में, इस प्रकार के केसेस में बार बार ऑर्डिनेंस लाने पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। अब सरकार के लिए ज़रूरी हो गया कि इसको पास करना है, और सरकार के लिए एक ये नाक बचाने का भी मौका था कि यार कहीं नाक ना कट जाए। तो जब ये लोकसभा में गया और वहाँ इजीली पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत है। बात पहुँची जब ये 20 सितंबर को राज्यसभा पहुँचा, और उस समय राज्यसभा में कुल स्ट्रेंथ थी 242 और सरकार को चाहिए थे 122 लोग, 122 समर्थन चाहिए था। राज्यसभा में मोस्टली सरकार क्या कर लेती है, मैनेज कर लेती है, कहती है कि समर्थन नहीं देना तो भैया विरोध भी मत करो, और समर्थन देना नहीं है भैया तो वोटिंग के समय पे बाहर चले जाना। ठीक है, 242 में से केवल 200 लोगों ने वोटिंग में भाग लिया, 42 लोगों ने नहीं भाग लिया। अब 200 लोगों को भाग लेना था वोटिंग में, तो सरकार को कितना चाहिए, 101, और उस समय सरकार के पास थे 105। ठीक है, जैसे बीजू जनता दल, TRS, VRS कांग्रेस ये सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, ये लोग देखा जाए तो थोड़ा सा दूसरे तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, ये बाहर हट गए। शिवसेना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, NCP भी बाहर निकल गई। तो यहाँ पर देखें ये इनडायरेक्टली एक तरीके से सपोर्ट था, और दिखाने के लिए कि हम विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि इसको सेलेक्ट कमेटी को सौंप दें। समिति को सौंपना है या नहीं सौंपना है, यह आम सहमति के आधार पर तय होता है। अब सरकार जिसके लिए सहमत थी नहीं, तो सरकार ने सेलेक्ट कमेटी को सौंपने से मना कर दिया। अब इससे विपक्ष नाराज हो गया और सदन में हुआ खूब हंगामा। लास्ट में तय हुआ कि वोटिंग होगी। अब वोटिंग में होगी वॉइस वोटिंग। वोटिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि वॉइस वोट इसलिए करना पड़ा कि कुछ दिन सभी लोग वोटिंग के समय पर अपनी अपनी सीटों पे नहीं थे। कोविड काल चल रहा था, तो सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई थी, 2 मीटर की डिस्टेंस थी। तो मान लीजिए 1 नंबर सीट पे बैठा हुआ है, वो 1 पे बैठा हुआ, 2 वाला 4 पे बैठा हुआ है, तो ये तय नहीं हो पाएगा कि किसने किसका वोट डाला। तो उस दिन फिर वॉइस वोट हुआ। ठीक है, और ये वॉइस वोटिंग होनी है कि नहीं, ये सभापति तय करता है। इस पर विपक्ष ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यहाँ पर सरकार का तर्क क्या था कि वोटिंग का पूरा प्रोसेस यह है कि हर मेंबर अपनी अलॉटेड सीट पर बैठा हो, और कोरोना की वजह से सभी लोग अपनी सीट पर नहीं थे, तो वो नॉर्मल वोटिंग का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो फिर वहाँ क्या करना पड़ा, वॉइस वोटिंग का सहारा लेना पड़ा। और उपसभापति उस समय उनके पास यह मौका था, इसलिए उन्होंने वॉइस वोट करवाया। अब सवाल यह है कि मेजोरिटी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या नहीं, क्या इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर सकते हैं। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 122, आर्टिकल 122। यहाँ पर संसद की कार्रवाई के विषय में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का विकल्प नहीं है। मतलब संसद की कार्रवाई है ना, सदन के अंदर सर्वोच्च है, और 122 की प्रक्रिया का कोई भी प्रश्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। मतलब संसद की कार्रवाई की प्रक्रिया के संबंध में अगर कोई भी प्रश्न है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता।
समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रूफ नहीं कर सकता। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, जो देखने वाली चीज़ है, उसको समझिए कि मान लो राज्यसभा में पास नहीं होता है तो सरकार क्या करती है? तो सरकार के पास एक प्रोविज़न ये था इसके बाद कि वो जॉइंट सिटिंग बुलाती, लोकसभा और राज्यसभा का एक संयुक्त सत्र बुलाती, और वहाँ पर जो वोटिंग होती है उसमें साधारण बहुमत से जीतना होता है। दोनों की मेजोरिटी है 785, दोनों का टोटल वोट है, दोनों में सदन में जो कुल सदस्य हैं वो 785 हैं। तो 785 का मेजोरिटी कितना चाहिए? हाफ प्लस 1, तो 393 चाहिए। 393। तो लोकसभा में सरकार के पास कितने सदस्य हैं? 353, और राज्यसभा में कितने हैं? 105। तो टोटल कितने हो गया? 458। तब भी सरकार वोटिंग में जीत जाती है। अगर राज्यसभा में वोटिंग को कोई गलत बता भी दे तो सरकार के पास ज्वाइंट सिटिंग का विकल्प हमेशा रहेगा, और ज्वाइंट सिटिंग वाले में व्हिप जारी हो जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है कि मतलब आपको आना ही है, आके वोट देना ही है भैया, देना है तो देना है। तो कुल मिलाकर किसी भी तरह से ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों बिलों को अनकॉन्स्टिट्यूशनली तो प्रूव नहीं कर सकते। कुल मिलाकर कहें तो प्रोसीजर के मामले में सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्रवाई के लिए बात भी नहीं करेगा। आर्टिकल 122 याद रखना, सदन की प्रक्रिया से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, इसके बारे में जो मैं आपको समझा पाया वो आपको पूरी तरह से समझ में आया हुआ। तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इसको सुनना भी पसंद नहीं करेगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों नमस्कार और जय हिंद।